सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयाग IAS DPIS में स्वागत है। मित्रों, मैं DP पांडे आपके साथ संविधान के अध्ययन में, जीवंत संविधान के अध्ययन में आगे की क्लास में आज हम लोग चर्चा करेंगे शेष भागों पर चित्रांकित किए गए उन महत्वपूर्ण चित्रों को देखेंगे जिन चित्रों के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे संविधान सभा के कार्टोलॉजिस्ट जो थे, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से संविधान के सभी भागों को चित्रांकित किया था। ये भी चर्चा करेंगे वो कौन थे जिन्होंने इतना बेहतरीन चित्र बनाया है। चित्रों को तैयार करने के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया था। तो आप देख रहे हैं, भारत के संविधान के अध्ययन की हम लोग शुरुआत किए हैं और भारत के संविधान के अध्ययन में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि हम लोग बिल्कुल शुरुआत में उन चीजों को लेकर के चल रहे हैं जो आपके लिए अब तक सबसे महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन आप उससे दूर रहे हैं, आप जानते भी नहीं रहे हैं इनके बारे में। फिलहाल संविधान की क्लास को आगे बढ़ाई जा रही है और आज हम शेष भागों पर चर्चा करेंगे। शेष सारे भागों और उनके सभी चित्रों पर आज चर्चा कर देंगे, लेकिन इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे भारत के संविधान की बेसिक शुरुआत करेंगे और संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, संविधान से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रीलिम्स और मेंस उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ संविधान की क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज चर्चा करते हैं, हम भाग 6 की चर्चा करते हैं। अगर हम देखें संविधान के भाग 6 की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 6 में जो कहा गया है, ठीक है, आप देखें, भाग 5 पर आज हम चर्चा करेंगे। भाग 4 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, भाग 5 की चर्चा करेंगे। भाग 5 में आप जानते हैं संघ सरकार का प्रावधान है, संघ सरकार का प्रावधान है और संघ सरकार में आप जानते हैं कि कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका संघ की विधायिका, विधायिका कहें तो संसद, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका, और संघ की न्यायपालिका, न्यायपालिका का, संघ की न्यायपालिका का मतलब उच्चतम न्यायालय से है न्यायपालिका। तो संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 में किस चित्र को चित्रांकित किया गया, हमारे संविधान निर्माताओं ने किस चित्र को भाग 5 में चित्रांकित किया था। देखिए भाग 4 का में कोई चित्र नहीं है क्योंकि भाग 4 का बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, आप जानते हैं। तो भाग 5 में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस भाग 5 में धर्म चक्र प्रवर्तन का उल्लेख है। प्रबुद्ध गौतम बुद्ध का अपना पहला उपदेश देते हुए एक उत्कृष्ट चित्र को चित्रांकित किया गया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध सारनाथ में अपना पहला उपदेश दे रहे थे और इसी सारनाथ का दृश्य इसमें चित्रांकित किया गया है, भाग 5 में किया गया है। जब ये अपना पहला उपदेश दे रहे थे तो धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात भगवान बुद्ध के प्रथम उस महाउपदेश के चित्र को चित्रांकित किया गया है। कहाँ? भाग 5 में चित्रांकित किया गया है, जो संघ सरकार को संबंधित करता है। संघ सरकार की जब हम बात करते हैं तो संघ सरकार में कार्यपालिका आता है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होते हैं। विधायिका में संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आती है। तो न्यायपालिका में आपके सर्वोच्च न्यायालय है। यानी उपदेश दिया जा रहा है कि हे संघ सरकार, आप धर्म के अनुरूप कार्य कीजिए। एक तरीके से उसका जो निर्देशन है इस रूप में कहा जा सकता है कि संघ सरकार को धर्मानुरूप कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि राजधर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। राजधर्म के निर्वाह करने की बात कही जाती है। अगर हम इसको कोरिलेट करें किससे, भगवान बुद्ध के इस उपदेश को अगर हम कोरिलेट करते हैं भाग 5 में दिए गए उनके उस चित्रांकन को, तो इसका उद्देश्य होता है क्या कि राजधर्म के निर्वाह करने के बाद राज्य को किया जा रहा है, ठीक है, संघ सरकार को निर्देशित किया गया है, ठीक है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन ये चित्र चित्रांकित है, इसमें पूरा चित्र बेहतरीन है। और आप इसकी और डिटेल देखें, पूरा देखें तो ये देखिए किस तरीके से चित्र को चित्रांकित किया गया है। इस चित्र को आप देखिए,
कितना बेहतरीन तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और ये वह ब्राह्मण हैं जिन ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मणों को ये अपना जो है पहला उपदेश दे रहे हैं। यही उनके पहले अनुयायी थे। इस रूप में इनके उपदेश उस धर्म आदेश के रूप में है जो राज्य को सबसे बड़े धर्म राज धर्म के निर्वाह करने के लिए बात कही जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका भाग 5 में दिए गए ये चित्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो आपने भाग 5 को देख लिया जिसमें संघ सरकार है। अब आते हैं भाग 6 पर आते हैं। तो भगवान बुद्ध की बात हो गई। अब आते हैं महावीर स्वामी के अहिंसा के दूत के रूप में। महावीर स्वामी का चित्र अंकित किया गया है। देखिए, महावीर स्वामी का अहिंसा का उपदेश है भाग 6। अब भाग 6 देखिए, अगर आप देखें तो भाग 6 में क्या है। अगर आप देखें तो संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6 क्या है, ये राज्य सरकार की है। ये है राज्य सरकार, यानी राज्य की बात है। और यहाँ पर भी राज्य सरकार में भी आपका कार्यपालिका, क्योंकि राज्य सरकार अगर आप आर्टिकल की बात करेंगे तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यहां पर भी है। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ सरकार है। और 152 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये राज्य सरकार का उपबंध है। ठीक है, इसमें राज्य सरकार का और राज्य सरकार का इसमें क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों का उल्लेख इसमें किया गया है। अगर हम बात करेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात करेंगे तो तीनों का इसमें बेहतरीन तरीके से उल्लेख किया गया है, जो अपने आप में क्या है, सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो आपने देखा कितना बेहतरीन उल्लेख है इसमें। क्या है, ध्यान मग्न वर्धमान महावीर, महावीर स्वामी के लिए, महावीर स्वामी के अहिंसा के प्रतिमान, अहिंसा के उपदेश के बारे में है। ये अंतिम तीर्थंकर थे और उनकी एक समृद्ध रंगीन कला के साथ जो फोटो दी गई है ये बेहतरीन है। तो महावीर स्वामी के अहिंसा के दूत के रूप में राज्यों को निर्देशित किया गया है। एक तरीके से राज्य के साथ इनके उपदेश दिए गए हैं। तो भगवान, आप देखिए भारतीय संविधान पर किस प्रकार धर्म की छाप पड़ी हुई है। यानी सबसे बड़ा धर्म क्या है, राजधर्म है। राजधर्म को आपके जो लौकिक धर्म है, लौकिक धर्म के साथ राजधर्म को किस तरीके से जोड़ करके और भारत के संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। यानी भारत का संविधान सर्वोच्च है, लेकिन वो लौकिक धर्म और राजधर्म के एक बेहतरीन समन्वय पर आधारित है। और वही समन्वय हमारे इन चित्रों के माध्यम से भाग 6 में हमारे महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे जिन्होंने भारत के संविधान को एक रूपांकित किया, उसमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा भाग 6 में जो उल्लेख है राज्य सरकारों में, वो महावीर स्वामी के चित्र का उल्लेख है जो अहिंसा के प्रतिमान है, अहिंसा के उपदेश को देते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका भाग 6। अब देखिए, अब आते हैं भाग 7 पर आते हैं। ठीक है, भाग 7 और भाग 8 की अगर हम बात करें तो ये इसमें एक तरीके से दिखाया गया है। अगर आप देखिए भाग 7, भाग 8, इन सभी में किसका उल्लेख किया गया है, भाग 7, भाग 8, भाग 9, इन तीनों का उल्लेख है। उसको देखिए, इसमें हम तीनों को एक साथ देखेंगे, भाग 7, भाग 8 और भाग 9 में। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार, अशोक का मिशन, अशोक के मिशन और यह सुनिश्चित करने के उनके प्रयास की बुद्ध के शब्द और संदेश दूर दूर तक पहुंचे, संविधान के भाग 7 में एक जटिल टुकड़े में दर्शाया गया है। प्रारंभिक मंदिर जैसी संरचना, एक सुंदर और सुशोभित उड़ने वाला यक्ष और समृद्ध चित्र, वनस्पतियों सहित विविध वस्तुएं भाग 8 की छवि में एक साथ मिश्रित की जाएगी, जो स्वर्ण गुप्त काल की शैली को विशेषता है। राजा विक्रमादित्य के भव्य और जीवंत दरबार की कलात्मक छाप और उनके द्वारा जारी एक प्रतिष्ठित सिक्का हमारे संविधान के भाग 8 के पहले पृष्ठ को सुशोभित किया गया है। तो आप देखें किस प्रकार से
ये जो चित्रांकित किए गए इसमें आप देखिए किस तरीके से हैं। भाग 7, 8 और 9 को एक तरीके से हम एक साथ देखते हैं। देखिए भाग 7 की आप बात करेंगे तो वैसे तो वर्तमान में भाग 7 के भाग को क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको निरसित कर दिया गया है। तो भाग 7 में क्या है, भाग 7 में अशोक के धर्म प्रचार के मिशन दिए गए हैं। टुकड़े में है, ये 3 टुकड़ों में, अलग अलग टुकड़ों में किया गया है। भाग 7 में अशोक का धर्म प्रचार है। अशोक का धर्म प्रचार है। भाग 8 की अगर हम बात करें तो भाग 8 में क्या है, यह है प्रारंभिक मंदिर जैसी संरचना, सुंदर और सुशोभित उड़ने वाला यक्ष और समृद्ध सचित्र, ये देखिए, और वनस्पतियों सहित विभिन्न वस्तुएं भाग 8 में मिश्रित की गई। जो स्वर्णगुप्त, ये गुप्त काल का है, जिसे आप स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं, इतिहास का स्वर्णिम काल है। और इसमें क्या है, यक्ष छवि को दर्शाया गया है। ठीक है, एक उड़ने वाले यक्ष और यक्ष की छवि को दर्शाया गया है, भाग 8 में है। और भाग 9 में एक साथ 3 चित्र हैं, इसमें 3 भागों में है। भाग 9 में क्या, राजा विक्रमादित्य के भव्य दरबार की बात है, और उनका एक सिक्का भी उसमें जारी किया गया है, सिक्के का भी उल्लेख इसमें है। तो भाग 9 में राजा विक्रमादित्य, अगर आप देखें तो भाग 9 में राजा विक्रमादित्य भाग 9 में राजा विक्रमादित्य के दरबार और उनके एक प्रतिष्ठित सिक्के को दर्शाया गया है। ठीक है, और वो सब एक ही कलाकृति के अंतर्गत ये दर्शा दिया गया है। ठीक है, तो भाग 7, भाग 8 और भाग 9 आप देख लीजिएगा। भाग 7 में अशोक का धर्म प्रचार है। भाग 8 में गुप्त काल को जिसे आप इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, उसकी एक यक्ष छवि है, उड़ते हुए एक यक्ष की छवि को दर्शाया गया है। भाग 9 में राजा विक्रमादित्य के एक स्वर्ण सिक्के को चित्रांकित किया गया है। तो इस तरीके से, और इनको सबको एक साथ चित्रांकित कर दिया गया है, इस रूप में चित्रांकित किया गया है। तो ये है भाग 7, 8 और 9। आते हैं अगले पर आते हैं। अगर आप इसको डिटेल में और देखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं और बड़े में लेकर के आते हैं। इसको हम देखिए, इनको किस रूप में अंकित किया गया है, ये है इनका पूरा स्वरूप है, ये पूरा स्वरूप है, ये है आपका पूरा फोटो। ये है, आप देखें कि अलग अलग मुद्राओं में है, अलग अलग मुद्राओं में इन रूपों को दर्शाया गया है। ये है, ये रहा आपका भाग 7, भाग 8 और भाग 9। आते हैं भाग 10 पर हम चर्चा करते हैं। भाग 10 में चर्चा करते हैं। इसमें क्या है, भाग 10 में प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विहार, जो 800 वर्षों से अधिक समय तक शिक्षा और सीखने का एक वैश्विक केंद्र था और अब एक यूनेस्को विश्व धरोहर भी शामिल किया, भाग 10 में दर्शाया गया है। अभी आपने देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया गया और फिर से इसे वैश्विक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। तो एक बहुत बड़ी बात कही गई है इसमें। आप देखिए भाग 10 में क्या किया गया है। भाग 10 में आप इस पूरे चित्र को देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को चित्रांकित किया गया है। ये नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसको चित्रांकित किया गया है, जो इस समय विश्व के एक बड़े वैश्विक धरोहर के रूप में रहा है। ठीक है, शैक्षिक धरोहर के रूप में है। और आप जानते हैं कि क्योंकि भाग 10 जो रहा है आपका, भाग 10 की हम बात करें, भाग 10 आपका है
अगर हम भाग 10 की बात करें तो ये किसकी बात करता है? अनुसूचित क्षेत्र की बात करता है। ठीक है, ये अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। तो जिस अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र को दिखाया गया है, उन्हें किससे जोड़ा गया है? उन्हें एक शिक्षा से जोड़ा गया है, क्योंकि शिक्षा जानते हैं क्या है? शिक्षा ज्ञान का वो अमूल्य निधि है जो व्यक्ति को क्या बनाती है? एक मानव और महामानव के रूप में निर्मित करती है। और इसीलिए हमारे जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों, इन सभी को इस बौद्ध विहार से युक्त एक महान शिक्षा केंद्र के रूप में चित्रांकित किया गया है, जो एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है, एक बहुत बड़ा ज्ञान हमें वहां से प्राप्त हो रहा है। इसलिए भाग 10 पर इसका एक चित्र अंकित कर दिया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है, जिस विश्वविद्यालय की छवि आज भी देखी जा रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से इसका जीर्णोद्धार हुआ है और कई देशों द्वारा इसमें अपना पूरा सहयोग किया गया है। अभी जाकर के इसको उद्घाटन भी इसका किया गया है। तो ये है आपका महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म को अपने में समेटे हुए, बौद्ध विहार को अपने में समेटे हुए भारत का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है और नालंदा विहार है, बौद्ध विहार है। ठीक है, ये है। जहां अगला आते हैं, भाग 11 में आते हैं। भाग 11 में एक उत्कृष्ट रचना है जिसमें एक सुंदर घोड़ा और अन्य आकृतियां हैं, जो उड़ीसा के महान कलाकारों की प्रतिभा को जो एक तरीके से श्रद्धांजलि की गई है। तो ये है आपका भाग 11। आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 11 की अगर आप बात करें तो भाग 11 में आपका है संघ राज संबंध है। आप भाग 11 की बात करें तो भाग 11 आपका क्या है? ये संघ राज संबंध की बात कही गई है। संघ राज संबंध। अब आप जानते हैं कि भाग 11 में संघ राज संबंध में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध है, क्योंकि भाग 11 को 2 अध्यायों में बांट दिया गया है। एक अध्याय अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक है, जिसमें विधायी संबंध है, और दूसरा आपका है 256 से लेकर के और आपका है 263 तक है, जिसमें आपके प्रशासनिक संबंध की बात कही गई। तो संघ राज्य के संबंधों को उल्लेखित किया गया, जिसमें चित्र किसका है? इसमें एक सुंदर घोड़ा है और अन्य आकृतियां शामिल हैं, जो उड़ीसा के महान कलाकारों की प्रतिभा को एक श्रद्धांजलि भी है। ये दी गई है संविधान के भाग 11 में, ये उल्लेखित किया गया है। तो महत्वपूर्ण चित्र है, ये चित्रांकित किया गया है संविधान के भाग 11 के मुख्य पृष्ठ पर यह चित्रांकित है। ये मूल संविधान की मैं बात कर रहा हूं। आप देखिए कितना बेहतरीन तरीके से भारतीय संविधान को एक सजावट स्वरूप प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान निश्चित रूप से क्या है? भारत की नहीं, विश्व की बड़ी धरोहर है, जिसे इतने विश्व के सबसे बड़े संविधान के रूप में संविधान निर्माताओं द्वारा 2 साल 11 महीना और 18 दिन में निर्मित किया था। तो निश्चित रूप से ये विश्व की ही नहीं, भारत की नहीं, बल्कि विश्व की भी एक बड़ी धरोहर है, जिसे सुरक्षित संरक्षित करना चाहिए, जहां इसको संरक्षित करने का दायित्व हम आप सभी भारतीयों का है। तो ये रहा आपका भाग 11। आते हैं भाग 12 पर चर्चा करते हैं, जहां पर संघ राज विधायी संबंध के बाद अब जो है वित्तीय संबंध की बात आती है, क्योंकि वित्तीय संबंध का होना बहुत जरूरी है। नटराज, ये है भाग 12 पर भगवान शिव के नटराज का उल्लेख है। पार्ट ये देखिए, शानदार और सर्वव्यापी शिव नटराज का प्रतिनिधित्व, जो अपने ब्रह्मांडीय नृत्य में लगे हुए हैं और भव्य चोल कांस्य मूर्तियों की याद दिलाते हैं, हमारे संविधान के भाग 12 को सुशोभित करते हैं। तो संविधान का भाग 12 भगवान शिव के नटराज मूर्ति को संदर्भित करता है। ठीक है, ये है संविधान का भाग 12, बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें संविधान के भाग 12 में, आप देखें तो भाग 12 में वित्त को संबंधित है। भाग 12 वित्त को संबंधित है।
और ये संघ राज्य के वित्तीय संबंध की बात करता है, संघ के कर की बात करता है, राज्यों के करों की बात करता है, साथ ही साथ वित्त आयोग की भी बात करता है, और संघ राज्य के वित्तीय संबंधों को निर्देशित करता है। इस वित्तीय संबंध को निर्देशित करने के चित्र को भगवान भोलेनाथ के, भगवान शिव के उस महान नटराज की मूर्ति के रूप में चित्रांकित किया गया है, जो भगवान शिव को, इस पूरे संसार को संचालित करने वाले, इस पूरे संसार को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाले, इस संसार के ज्योति रूप को दिखाते हैं। तो यह भगवान नटराज की मूर्ति है। भगवान नटराज की मूर्ति भाग 12 को सुशोभित किए हुए, आप इसको बड़े में भी देख सकते हैं। यह है भगवान नटराज की मूर्ति, लिखा भी है पार्ट 12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 12 किसको समर्पित है? ये भगवान शिव के इस स्वरूप को समर्पित है। मित्रों, आप देख रहे हैं भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में दिए गए चित्रों को देख रहे हैं। डीपी पांडे के साथ, देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस के साथ देख रहे हैं। और ये क्लास आपके भारत के संविधान की एक नई क्लास की शुरुआत के रूप में दिया गया है। भारत के संविधान की एक नई क्लास शुरू हो रही है, जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्लास आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर और देवप्रयागम आईएएस ऐप पर, दोनों पर उपलब्ध है। तो आप इस पूरी क्लास को करने के लिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ, डीपी कम्युनिटी के साथ, डीपीआईएस कम्युनिटी के साथ आप जुड़ करके इसको देख सकते हैं। ये पूरी क्लास आपके अपनी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, आपके संविधान को आत्मार्पित करने के संदर्भ में भी है। भारत का संविधान किस प्रकार से सारगर्भित और आपको अपनी आत्मा में धारण करने योग्य है। संविधान का एक एक शब्द, संविधान के एक एक अनुच्छेद, संविधान के एक एक दृश्य किस तरीके से आपको अपनी आत्मा में धारण करने के योग्य है, ये चित्र उसी को दर्शाता है। इसलिए आपको इन चित्रों का ज्ञान करना आवश्यक हो जाता है, और इसी के ज्ञान करने के साथ ही आप शुरू कर देंगे भारत के संविधान का अध्ययन। ठीक है मित्रों, तो आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इन सभी पूरे क्लास को आप बेहतरीन तरीके से देख सकें, भारत के संविधान का आप बेहतरीन अध्ययन कर सकें। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी आप एक तरीके से समझ सकें। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान के साथ कैसे, संवैधानिक दायरे में कैसे रहा जाए, इसको भी आप समझ सकें और जान सकें। ये क्लास आपको केवल एक परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, आपको एक अच्छे नागरिक बनने के दृष्टिकोण से भी बहुत ही उत्तम है। इसलिए केवल परीक्षोपयोगी छात्र ही न करें, बल्कि अन्य सभी लोग जिन्हें संवैधानिक जीवन को संचालित करना है, उनको भी इस क्लास को देखना चाहिए। आइए आगे चलते हैं, नटराज, भगवान नटराज की मूर्ति के साथ आगे चलते हैं, अगली क्लास में चलते हैं। लेकिन इससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे चलते हैं। भाग 13, महान महाबलीपुरम चित्र को चित्रांकित किया गया है। मलपुरम में रहस्यमय विशाल पल्लो आधार रहा, जो या तो गंगा के अवतरण तपस्या को दर्शाती है, भाग 13 में चित्रांकित किया गया है। यह बेस रिलीफ ऑफ महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह के हिस्से के रूप में है, जिसे आज यूनेस्को क्या कर चुका है, विश्व धरोहर के रूप में चित्रांकित कर दिया गया। तो आप देखिए कितना महान दृश्य है महाबलीपुरम का। ये महान दृश्य महाबलीपुरम का आप देख रहे हैं। तो मित्रों, आप देखिए किस तरीके से भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को एक जीवंतता प्रदान की है। आपको संवैधानिक जीवन जीने की एक शिक्षा यहां से मिल रही है। महाबलीपुरम को किस तरीके से संविधान के भाग 13 के साथ चित्रांकित किया गया है, यह अपने आप में क्या है, एक अनूठा दृश्य है। इस अनूठे दृश्य को आप क्या करें, आत्मांकित करें, आप अपने आत्मा में इसको धारण करें। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आते हैं भाग 13। भाग 13 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए भाग 13 में क्या है। भारत, अगर हम भाग 13 की बात करें, संविधान का जो भाग 13 है, ठीक है, ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य की सुगमता की बात करता है। भाग 13 ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सुगम व्यापार आदि की सुगमता की बात करता है।
भारत के राज्य के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य आदि की सुगमता की बात करता है। तो किस तरीके से भाग 13 को महाबलीपुरम के इस महान दृश्य के साथ चित्रांकित किया गया है, जिसमें अर्जुन की जो ये मूर्ति है, भगवान कृष्ण अर्जुन की जो मूर्ति है, ये अपने आप में क्या है, एक महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। और कर्मण्येवाधिकार रास्ते को भी यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और इस पूरे चित्र को आप जानते हैं कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में ये शामिल कर दिया गया है। तो ये चित्र आपको भाग 13 के साथ चित्रांकित है। एक बार देख लीजिए भाग 13 को किस तरीके से चित्रांकित किया गया है, जो अपने आप में क्या है, जो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आइए, भाग 14 पर आइए। भाग 14 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 14 तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरा मानना तो यह है कि भाग 14 अगर आपको नहीं आता है तो आपको सिविल सेवाओं की तैयारी ही नहीं करनी चाहिए। जो आप लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी करने का अधिकार उसी को है जो भाग 14 को पहले जान जाए। फिलहाल हम लोग आगे इस पर चर्चा भी करेंगे। आइए देखिए भाग 14 में क्या उल्लिखित है। भाग 14 में संघ और राज्य के सेवाओं का उल्लेख है। अगर आप देखें भाग 14 में क्या है, संघ और राज्य के सेवाओं का उल्लेख है। उस पर किसका चित्र अंकित है, इस पर सम्राट अकबर के दरबार के एक दृश्य से शुरू होता है। इसमें मुगल वास्तुकला की भव्य उत्कृष्ट कृतियां पृष्ठभूमि के रूप में काम कर रही हैं। तो आप देखिए इसमें मुगल बादशाह अकबर के भव्य दरबार की बात कही गई है। भाग 14 में आप जानते हैं संघ और राज्य की सेवाएं हैं, संघ एवं राज्य की सेवाएं हैं। इसी में लोक सेवा आयोग भी है। इसी में उल्लिखित किया गया है मुगल दरबार। मुगल दरबार किस तरीके से, देखिए सनातन को कैसे समझित किया गया है, विभिन्न धर्मों के बीच, विभिन्न राज्यों के राजाओं के, बादशाहों के और सम्राटों के राज दरबारों के बीच, उनके राज्य के शासन के बीच किस प्रकार से एकरूपता और समन्वय लाने का प्रयास किया गया है। कितना बड़ा संदेश दे रहा है हमारे संविधान, हमारे संविधान में उल्लिखित ये चित्र कितना बेहतरीन संदेश दे रहे हैं। तो इसमें मुगल बादशाह अकबर के दरबार का एक दृश्य का चित्रांकन किया गया है, जिसमें मुगल वास्तुकला की भव्य उत्कृष्ट कृतियां इसमें चित्रांकित है। मित्रों ये है आपका भाग 14। ठीक है, तो भाग 14 भी अपने आप में क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाग 14। क्योंकि संघ और राज्य की सेवाएं, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सेवा की तैयारी करते हुए आपको भाग 14 का अध्ययन नितांत रूप से आवश्यक हो जाता है। इसी में संघ से सरकार की सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। साथ ही साथ राज्य की सेवाओं का उल्लेख है, जो आप पीसीएस के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से जुडिशरी सर्विसेज का उल्लेख है, डिफेंस सर्विसेज का उल्लेख है। साथ ही साथ आपके लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख है। तो ये बहुत बेहतरीन है। ये आपका भाग 14 है। अब देखिए भाग 15। भाग 15 देखिए कितना बेहतरीन उल्लेख किया गया है और इनको सबको एक साथ कर दिया गया। भाग 15, भाग 16 में आप देखिए क्या किया गया है। जहां भाग 15 में आप देखिए, इसमें महान मराठा राज छत्रपति शिवाजी महाराज और निडर सिख परंपरा के अंतिम गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, इनका उल्लेख भाग 15 में किया गया है, जो चुनाव से संबंधित है। आप भाग 15 देखिए, भाग 15 किससे संबंधित है, भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है और निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख है। अब इस भाग 15 को दर्शाया किससे गया है, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों को दर्शाया गया है, जो हमारे क्या हैं, हमारे बहुत बड़े प्रेरक हैं, बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं, हमें राजधर्म की याद दिलाते हैं और हमें कर्तव्य पथ पर आगे चलने की बात करते हैं। तो ये हैं हमारे महान सेनानायक, हमारे महान आदर्श गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज,
जिनका हमें अपने जीवन में अनुसरण करना है। तो ये भाग 15 इससे संबंधित है। भाग 16 की आप बात करें, जिनको आप छोड़ देते हैं, कैसे आपने सोचा होगा कि इनका नाम अब तक क्यों नहीं आया, और अब इनका नाम शामिल कर लिया भाग 16 में। कौन है ये? भारत के अनमोल रत्न हैं। और ये अनमोल रत्न में किसको शामिल किया गया है? इसमें अदम्य महारानी लक्ष्मीबाई हैं और मैसूर के राजा टीपू सुल्तान हैं। दो नेता जिन्होंने भारत के प्रारंभिक स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें संविधान के भाग 16 में उल्लेखित किया गया है। तो देखिए कितना बेहतरीन उल्लेख किया गया है भाग 16 में। ठीक है, भाग 16 तो वैसे किसके लिए समर्पित है? कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिया गया है। भाग 16 जो है विशेष वर्गों का विशेष, अगर आप भाग 16 की बात करेंगे, भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, विशेष वर्गों के लिए है। और इसमें महारानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान दो लोगों का उल्लेख है। दो लोगों के चित्र को चित्रांकित किया गया, जो अपने आप में क्या है? अपने आप में एक बड़ी धरोहर के रूप में है और भारतीय संविधान को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। ये है मित्रों, आप देख रहे होंगे, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे संविधान के सभी भाग इन महत्वपूर्ण चित्रों से कैसे चित्रांकित किए गए हैं। आश्चर्य भी लग रहा होगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अब तो हमने इससे पढ़ा ही नहीं है। आइए आगे आते हैं। तो भाग 16 आपने देख लिया। अब आते हैं भाग 17 और भाग 18 पर आते हैं। भाग 17 में है, भाग 17 और 18 में महात्मा गांधी के दो प्रतिष्ठित चित्र हैं, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। तो भाग 18 में, भाग 17 में आप देखिए, भाग 17 और भाग 18 दोनों में भाग 17 और भाग 18 दोनों में क्या है? भाग 17 में भाग 18 दोनों में क्या है? महात्मा गांधी के दो प्रतिष्ठित चित्र हैं। यानी भाग 17 में भी महात्मा गांधी का चित्र है, भाग 18 में भी महात्मा गांधी का चित्र है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को दर्शाता है। भाग 19 में क्या है? वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी देशभक्त भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को संचालित करने वाले महान क्रांतिकारियों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में हमारे संविधान के भाग 19 को सुशोभित करते हैं। तो 19 में क्या है? भाग 19 में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप संविधान का निर्माण कर रहे हैं और संविधान के निर्माण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ना हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रत्यक्ष रूप से तो संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उनके इस चित्र को चित्रांकित करके निश्चित रूप से क्या दे दिया है? उनके प्रति एक महान दायित्व और उन्हें अपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया है। महात्मा गांधी के चित्रों को अंकित करके, क्योंकि आप जानते हैं जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, लेकिन संविधान सभा में उनकी कोई सदस्यता नहीं थी, क्योंकि वो तो उनको, हालांकि बीच में क्या होगी, उनकी मृत्यु हो जाती है, वह शहीद हो जाते हैं एक तरीके से, देश के पर अपनी जो है एक तरीके से कुर्बानी कर देते हैं, उनको गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी उनके चित्र को इसमें चित्रांकित कर दिया गया। बाद में उनके प्रति अपूर्व श्रद्धांजलि दे दी गई। उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भाग 19 में दे दिया गया। इंडिया दैट इज द भारत अद्वितीय प्राकृतिक विरासत का एक दावा करता है, आश्चर्यजनक और विचारोत्तेजक कलाकृतियों और जो गौरवशाली और राशि हिमालय और शांत और विशाल रेगिस्तान को दर्शाती है, क्रमशः हमारे संविधान के भाग 20, भाग 21 में प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गया। अब भाग 20 में क्या है? भाग 20 में है हमारा हिमालय। भाग 20 में है हिमालय। भाग 20 में हिमालय को दर्शाया गया है और भाग 21 में रेगिस्तान को दर्शाया गया है। भाग 21 में रेगिस्तान को दर्शाया गया है कि भारत की प्राकृतिक विरासत है। तो भारत की प्राकृतिक विरासत को भी चित्रांकित कर दिया गया है। ठीक है, और भारत के संविधान के भाग 22 में चित्रांकित नाव का उल्लेख किया गया है, जो अनंत महासागर की याद दिलाती है। यानी भाग 20 में हिमालय हो गया, भाग 21 में रेगिस्तान हो गया, भाग 22 में
नाव को दर्शाया है जो महासागर को दर्शाती हैं। इन तीनों प्राकृतिक, हिमालय, रेगिस्तान और महासागर, तीनों को समेट दिया गया संविधान में। वाह क्या बात है, संविधान निर्माताओं ने क्या महान कृत्य किया। और भाग 22 को भी समेट दिया। भाग 22 में नाव का उल्लेख है और ये नाव किसको दर्शाती हैं, ये भारत के महासागर को दर्शाती हैं। तीनों ओर समुद्र से घिरे हुए इस महासागर को दर्शाते हैं और भाग 20 हिमालय को दर्शाता है, भाग 21 रेगिस्तान को दर्शाता है। तो इस तरीके से इनकी कलाकृतियां दर्शा दी गई हैं। तो निश्चित रूप से ये सब क्या है, ये भारतीय संविधान को एक अमूल धरोहर के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करने की दिशा में लाई गई एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। यही अभिव्यक्ति निश्चित रूप से क्या करती है, भारत के संविधान को सर्वोच्चता प्रदान करती है। तो ये तो रहे आपके वो संदर्भ जो इन चित्रों के माध्यम से चित्रांकित किए गए हैं और उनका पूरा उल्लेख इनके तहत दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा चित्र है। आप देखेंगे किस तरीके से इनको इस रूप में दर्शाया गया। इसमें एक तरफ हिमालय भी है, एक तरफ रेगिस्तान भी है, सुभाष चंद्र बोस भी है, इनका सबका इसमें उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ ये क्लास पूरी होती है। और आप हमारे अगर इस नए क्लास से जुड़ना चाहते हैं, नया क्लास आपको संविधान के सार जो चित्र के बारे में एक नई जानकारी आपको प्रदान किया है, इसके साथ ही आप अब भारत के संविधान का आप ऐसा अध्ययन करेंगे जो अब तक आप कभी नहीं किए हैं। ऐसे लोग जो अध्ययन बहुत ढेर सारी क्लासेस को पढ़ भी चुके हैं, यूट्यूब पर भी आपने ढेर सारे लोगों की क्लासेस को लिया भी है, लेकिन आप जब इस क्लास को देखेंगे तो आपको सारी जानकारियां बिल्कुल नई नहीं मिलेंगी। और यही नहीं, आपको आर्टिकल रटने की जरूरत पड़े। सारे संविधान के आर्टिकल आपको क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। कैसे आंसर राइटिंग की जाए, आंसर राइटिंग को हम पेपर सेकंड से जीएस मेंस के, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के जीएस मेंस का जो पेपर है उसको लेकर के आंसर राइटिंग के साथ लेकर के चलेंगे मित्रों। तो आप आइए, देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डीपीआईएएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये क्लासेज आपको दोनों स्थान पर मिलती रहे। शेष चीजों के लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर को 9454699681 के साथ और नए कॉन्टेक्ट नंबर के साथ भी आप जुड़ करके इस पूरी क्लास को पूरी भव्यता के साथ, पूरे दिव्यता के साथ लेकर के चल सकते हैं। बस सत्य आपको ध्यान रखना है कि आप संविधान को आत्मसात करने चल रहे हैं। संविधान को आत्मसात करना ही क्या है, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आत्मसात कब होगा, जब आप संविधान की इस अनूठी क्लास के साथ जुड़े रहेंगे, अनूठी क्लास के साथ चलेंगे और इस पर आप होमवर्क भी करेंगे। तो आइए आज ही प्रतिज्ञा लीजिए, हम इस क्लास के साथ जुड़ रहे हैं, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देवप्रयागम आईएएस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना को याद कर लिए हैं और याद करने के साथ अब हम इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मित्रों आइए इस क्लास के साथ जुड़िए। ढेर सारी शुभकामनाएं, भविष्य की शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आप 2025, 26, 27, 28 में यूपीएससी और यूपीपीसीएस को क्वालिफाई करने चल रहे हैं और उस क्वालिफाई करने में हमारी भूमिका आपके साथ निश्चित रूप से एक ऐसे सारथी की तरह होगी जो आपको हर मौके पर आपको क्या करना है, आपके कर्तव्य बोध को हम बताते रहेंगे। तो आइए अभी जुड़िए इस क्लास के साथ, अभी चलिए हमारी क्लास के साथ, डीपीआईएएस के साथ, देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपी पांडे के साथ।